Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज 30 मई का पहला आर्टिकल हमारा है आधार कार्ड फोटोकॉपीज़ पर। और फ्रंट पेज पे हम लोग देख रहे हैं 2 आर्टिकल और इसके बाद देखेंगे एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ और नंबर्स को लेकर के है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फॉर्म किया या फिर वार्निंग दी है कि हम अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपीज़ और नंबर्स हर जगह या हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उसे मिसयूज किया जाएगा, मतलब किसी न किसी के द्वारा मिसयूज कर लिया जाएगा। और ये ट्वीट कौन किया है कि मतलब हम नहीं यूज कर सकते हैं, UIDAI ने ट्वीट किया है। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या काम करती है, आधार को मैनेज करने का काम करती है। और इसका जो पेरेंट बॉडी है वो मीटी है, इसे मीटी पढ़ सकते हैं हम लोग, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग फ़ोटोकॉपीज़ या नंबर्स रेगुलर आधार नहीं यूज कर सकते तो फिर कर क्या सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, मास्क्ड आधार यूज करेंगे। मास्क आधार क्या है? इस आधार में 12 डिजिट जो होते हैं उसमें से क्या कर दिया जाएगा, 8 नंबर उसको मास्किंग कर दी जाएगी, यानी मास्क पहना दिया जाएगा एक टाइप का उसे। और बाकी 4 नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, विजिबल होंगे। लास्ट के 4 नंबर अभी से हम लोग इसे फ़ोटो में देख लेंगे। और ये कैसे मिलेगा, मास्क आधार कैसे मिलेगा हमें? ये एक वेबसाइट है जो कि गूगल पे जा कर के हम लोग यहाँ से अपनी मार्क्स आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग भी दी है कि कैसे कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी तो फिर पहले क्या है, इस वेबसाइट पे जा कर के यानी eaadhar.uidai.gov.in उस पे जा कर के हम अपने आधार कार्ड का नंबर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा इंटर करेंगे, फिर आएगा डू यू वांट अ मास्क्ड आधार, ये ऑप्शन आएगा, फिर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम OTP इंटर करेंगे, फिर वेरीफाई करके अपनी मास्क्ड आधार को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये था इसकी प्रोसेसिंग। अब इस पे क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि अगर अभी तक तो मैंने हर जगह मतलब जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे मैंने अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ या फिर आधार नंबर दे दिया है, तो फिर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्म करना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अब आप क्या करते हैं आप जानें। तो गवर्नमेंट भी ने ऐसा कह दिया। और इसमें बताया गया है कि मतलब अगर आप अपनी रेगुलर आधार यूज़ करते हैं तो ऐसे जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे लाइसेंसिबल हो, मतलब वो जगह लाइसेंसिबल। अगर आप स्कूल में यूज़ करते हैं तो फिर यानी स्कूल को भी एक लाइसेंस मिला होगा कि आपके आधार कार्ड को वो ले सकता है, मतलब और ज़रूरी ही है। और यहाँ भी बताया कि अगर आप कैफ़े पे जाकर के कंप्यूटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न का आधार डाउनलोड करवाते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करवाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन यानी उसे क्या कर देना है, पूरा रिमूव करवा देना, डिलीट करवा देना। ओके, तो ये है आधार कार्ड, जो ये दोनों क्या है, रेगुलर है, बैक और फ्रंट साइज का। और ये जो है मास्क्ड आधार है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 डिजिट हम लोग देख रहे हैं नंबर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी है। तो यहाँ लास्ट का 4 डिजिट क्या रहा, विजिबल है, और बाकी क्या है, अनविजिबल है। और इसी तरीके से इसे मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है, तो यही डिफरेंस है इनके बीच में। और इसे मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है, जैसे कोई फ़ोटो चेंज करके, कोई व्यक्ति आपका फ़ोटो चेंज करके फिर उसे इलीगल वर्क करके फिर उसका जब जांच होगी तो फिर पकड़ा कौन जाएगा, जिसका नंबर वो पकड़ा जाएगा, या फिर किसी और तरीके से भी वो मिसयूज कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है पंजाब सिंगर मूसेवाला के बारे में, जिनकी संडे को गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इनका पूरा नाम जो है, इनका नाम जो है शुभदीप सिंह सिद्धू है, लेकिन इन्हें जाना जाता है सिद्धू मूसेवाला के नाम से। तो इन्हें कैसे मार दिया गया, अभी आप सरकार मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी, उसने क्या किया है, इनकी सिक्योरिटी को हटा दिया था। इनकी नहीं, कई सारे लोगों की सिक्योरिटी को हटा दी गई थी। इनके पास 4 कमांडोज़ थे, तो 4 कमांडोज़ में से 2 को हटा दिया गया था और 2 कमांडोज़ इनके पास थे। लेकिन जब ये घर से निकल रहे थे तो किसी काम से, तो फिर उन 2 कमांडोज़ को भी इन्होंने घर पे रुकने के लिए बोल दिया।
और इनके पास एक बुलेट प्रूफ कार भी है जिन्होंने लिया ही नहीं, जिसे इन्होंने नहीं लिया, बल्कि एक व्हीकल से निकले और खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 लोग थे और संडे को शाम 5:30 बजे रास्ते में इनके सामने से 2 व्हीकल आते हैं और पीछे से एक इनके व्हीकल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लोकल के हॉस्पिटल में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, इसमें इस डेथ का रिस्पॉन्सिबल फायरिंग का बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो कि कनाडा से ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। और इनके मतलब इनका जो कंट्रोवर्शियल फिगर भी बहुत ज़्यादा बन चुका था इनके गानों को लेकर के। इनके गाने में होता क्या था, गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था और इनके गानों में ज़्यादा वायलेंस हुआ करते थे, तो जिसके कारण से क्या हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में आ गए थे। और फिर 2022 में इन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, किसकी तरफ से, कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में। और कहाँ से लड़ा, मानसा से। तो इन्हीं सब के कारण ये जो है, और इनके ऊपर कई सारे केसेस भी चल रहे थे। अब जैसे इनके ऊपर कई इंडियन पेनल कोड के सेक्शन चल रहे थे, किस लिए, ये गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, और प्लस आर्म एक्ट भी चल रहे थे इनके ऊपर। तो यही थे मूसेवाला। तो इन दोनों आर्टिकल को हम लोग इसलिए देख रहे हैं, ये क्या है, इन्फॉर्मेटिव है, आधार कार्ड वाला। और ये जो है इस पे एडिटोरियल आ सकता है, मतलब एडिटोरियल दोनों पे आ सकता है, क्योंकि एडिटोरियल फ्रंट पेज से ही नेक्स्ट डे आता है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे एडिटोरियल को, यहाँ पे एक एडिटोरियल है। फिर इसके बाद है यहाँ पेइंग ए प्राइस, ये है। फिर ये बिल्डिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विथ स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, जो कि चाइनीज़ राइटर है, इन्होंने लिखा है और ये एम्बेसडर है इंडिया के। तो सबसे पहले हम लोग ये इस आर्टिकल को एडिटोरियल को देखते हैं, पेइंग अ प्राइस। इस आर्टिकल में राइटर बताते क्या क्या सजेशन दे रहे हैं कि वैक्सीन्स और एंटीवायरल्स मंकी पॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बनाना। किसके लिए, मतलब जो अफ्रीका में एंडेमिक कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक और एंडेमिक। एंडेमिक होता है वो महामारी जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया में फैलती है, वो एंडेमिक कहलाती है। और पेंडेमिक जब वो ग्लोबली फैल जाती है तब उसे पेंडेमिक बोला जाता है। तो ये मतलब कितने देशों में फैल चुका है, 21 कंट्रीज़ में फैल चुका है। और कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है, 226 लोगों को, 226 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। और मेनली कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और कल भी इसके बारे में हम लोग एक आर्टिकल देखे थे जिसमें राइटर बताते हैं कि किस प्रकार से मतलब एक कंट्री जो कि गरीब कंट्री है, अगर उसमें पेंडेमिक फैलती है या फिर एंडेमिक जो कुछ भी होता है तो उसे उतना सीरियस नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ एक वेल्थ कंट्री में होता है तो वहाँ पे उसे बहुत सीरियसली लिया जाता है, फिर उस पर जांच पड़ताल शुरू होने लगते हैं। तो ऐसा ही सजेशन इस एडिटोरियल में है। राइटर बताते हैं कि मतलब मंकी पॉक्स के लिए एंटीवायरस और वैक्सीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मंकी पॉक्स को। सबसे पहले तो मंकी पॉक्स क्या है, जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ यानी वह डिजीज़ जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जानवरों से मनुष्य में आ जाते हैं, वो जूनोटिक डिजीज़ होता है। और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था एक पॉक्स के रूप में, और किसके अंदर, बंदरों के बीच में, बंदरों में से आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स। और ये क्या है, एंडेमिक है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में क्या मतलब, खासतौर से नाइजीरिया में ज़्यादा फैल रहा है। और ये जो है, और इस वायरस का भी क्या नाम है, मंकी पॉक्स ही है। और ये किसका मेंबर है, ये पॉक्स विरिडा फैमिली का ही मेंबर है, मंकी पॉक्स वायरस जो है। और इसका जो नेचुरल होस्ट है वो अभी अनआइडेंटिफाई है। क्यों है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हो रहे हैं। और नेचुरल होस्ट होता क्या है, यानी ये डिजीज़ किस जानवर से आई ये भी पता नहीं है। और ये तो पता है कि मतलब पहली बार मंकी में पाया गया था, लेकिन ये मंकी से आया ये नहीं पता है। और क्योंकि कई सारे जानवरों में पाया जाता मंकी पॉक्स, तो वो देख लेते कौन कौन से जानवरों में है। अब
सबसे पहले मंकीज़ तो हो ही गए, एप्स लंगूर में होते हैं, और फिर रैट्स चूहों में, इस गिलहरियों में, और प्रेरी डॉग्स में, रैबिट्स खरगोशों में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका पता नहीं चल पाया। और इसके आउटब्रेक्स की बात करें तो सबसे पहले ये पाया गया था 1958 में, 1958 में। और कहाँ पे पाया गया था? बंदरों में पाया गया था। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC में पाया गया था। इसके बाद ये 1970 में DRC में ही ह्यूमंस में पाया गया पहली बार। और इसके बाद 40 साल बाद नाइजीरिया में 2017 में इसे लार्जेस्ट नंबर में पाया गया। और बात करें इसके उसके बाद ये कहाँ कहाँ फैला? वेस्टेज मतलब वेस्ट कंट्री में, और फिर सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैला। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या क्या होते हैं? एक मिनट। इन्फेक्टेड पीपल जो होते हैं उनके शरीर पे क्या आ जाते हैं? रैसेस आ जाते हैं, जो कि किसकी तरह दिखते हैं? चिकन पॉक्स की तरह दिखते हैं। और फिर क्या होते हैं? पहला सिम्टम्स तो ये, फिर फीवर भी होता है, हेडेक भी होता है, और यूजुअली चिकन पॉक्स से सीवियर होता है, गंभीर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है? रैसेज। इस तरह के रैसेज आ जाते हैं बॉडी पे, जो कि चिकन पॉक्स की तरह दिखते हैं। और फिर ये है हमारा नाइजीरिया में, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका एक छोटा सा देश है, क्या है? नाइजीरिया है। तो यहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है। और फिर स्टार्टिंग में मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि इसमें जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं, गले होते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं। और फिर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कैसे ट्रांसमिट हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाएगा? सबसे पहले तो ये ब्लड, फिर क्लोज कॉन्टैक्ट्स और बॉडली फ्लूइड से, और डायरेक्ट कांटेक्ट से, और फिर अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके कांटेक्ट में जाने से, और उसकी मांस खाने से मंकी पॉक्स ट्रांसमिट हो जाता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें तो क्लोज कांटेक्ट से होता ही है, यानी स्किन टू स्किन। और फिर इसके बाद कैसे? इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, जो उसकी स्किन का चोट होता है, उसके कांटेक्ट में प्लस जो भी वस्तुओं को वो टच करता है, इस्तेमाल करता है, उससे अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, टच करता है, तो उससे भी क्या हो जाता है? मंकी पॉक्स हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। और फिर ये मंकी पॉक्स जो है ये DNA वायरस है, और SARS-CoV-2 जो है वो क्या है? RNA वायरस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? और इनसे होता क्या है? इनसे ये होता है कि अगर DNA वायरस है, जो कि अभी हम लोग देखे हैं, मंकी पॉक्स क्या है? DNA वायरस है। और DNA वायरस से होता क्या है? म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन रेट वो कम होता है। म्यूटेशन यानी उनमें परिवर्तन, यानी क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोविड-19 में देखे थे, कई सारे टाइप के वायरसेस देखे गए थे, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, और भी कई सारे थे। तो वो चीज़ें उसमें क्या होती है? ज़्यादा हो रही थी। वो RNA वायरस है। SARS-CoV-2 जो था वो RNA वायरस था, इसलिए उसमें कई सारे म्यूटेशन होते हैं। साल भर में 25 म्यूटेशन हुए थे, किसमें? SARS-CoV-2 में। और जबकि मंकी पॉक्स में साल भर में 2 म्यूटेशन हुए हैं। और किनके कारण? DNA RNA वायरस के कारण होता है ऐसा। क्लियर? SARS-CoV-2 में 25 म्यूटेशन हुए थे, और मंकी पॉक्स में एक साल में कितने? 2। साल भर में इतने फ़र्क हैं दोनों में। और इसके बाद इसकी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, और 10 लोगों में 1 लोगों की डेथ हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात करें तो अभी इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और इसके पहले यानी स्टार्टिंग में जो इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा चल रही थी, एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा चल रही थी, जो कि 85% इफ़ेक्टिव था स्मॉल पॉक्स को रोकने में। और लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है दुनिया से 1980 में ही क्या हो चुका? जा चुका है, जिसके कारण से इसके वैक्सीन बनाने की प्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसकी भी क्या आ गई? कमी आ गई। फिर करेंटली जो है कोई भी कोई वैक्सीन या फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। इसीलिए राइटर ने लिखा है कि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इसे बनाना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? और वैश्विक स्तर पे बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो करेंटली इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। ये जो आर्टिकल है वो NCB से रिलेटेड है,
और एब्सोल्यूशन। इसमें राइटर बात करते हैं कि इंडिया को ज़रूरत है एक लॉ बनाने के लिए, और किस लिए लॉ बनाने के लिए? कॉम्पनसेशन लॉ बनाने के लिए। और किसे कॉम्पनसेट करने के लिए? कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति किसे करने के लिए? अनलॉफुल जो अरेस्ट होते हैं उसके लिए। इसमें बात की गई है बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में, जो कि अभी जिसमें क्या चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन जिसकी चल रही थी ड्रग के मामले में, ड्रग कंजम्पशन के मामले में। तो लेकिन अभी कुछ हफ्ते बाद क्या कर दिया, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, बेल मिल गया है उनको। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखे हैं कि जब इस तरह से केसेस आते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और फिर उन पे इस तरह से कार्रवाई होते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? एक कॉम्पनसेशन होना चाहिए, जो कि जिसके लिए कानून बनाना ज़रूरी है। वो इन सारी बातें की हैं और बताए हैं कि मतलब जो मिस्टर खान को क्या किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी जांच पड़ताल की गई थी, जैसे कि उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया, प्रूव करने के लिए उन्होंने कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उनकी मोबाइल के मैसेजेस को देखे गए। तो ये क्या था, विदाउट एनी इलीगल बेसिस पे देखे गए। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो लेकर के बात करते हैं इसमें, और फिर बताते हैं कि एनसीबी को सबसे पहले रीएग्जामाइन कर लेना चाहिए अपनी प्रियोरिटीज़ को। इसकी प्रियोरिटीज़ क्या है, इससे जो काम करना चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल पर करना चाहिए, यानी इसे फाइट करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, और किन में? नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में। लेकिन ये कर क्या रही है, ये लोकल वर्कों में उलझी हुई है। और इसका मेन फोकस क्या होना चाहिए? प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स में, ट्रांसनेशनल या इंटरनेशनल जो स्मगलिंग करवाए जाते हैं ड्रग्स के, तो उस पे इसका फोकस होना चाहिए, ना कि इस तरह से जो ड्रग पेडलर हो गए, विक्रेता हो गए, या फिर पार्टीज़ में जो चल रहे हैं उसमें जा कर के उलझ जाना। ऐसा इसका काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोकल पुलिस ही क्या है, काफ़ी है, यानी ये सारे मामले लोकल पुलिस पर ही छोड़ देना चाहिए, ना कि एनसीबी को देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक लाइट एजेंसी है। फिर वो बताते हैं कि अभी मतलब ये तो कानून हमारे देश में है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे क्या करता है, झूठी इल्ज़ाम लगा करके उसे क्या करवाता है, अरेस्ट करवाता है, उसके समय को क्या करता है, बर्बाद करता है, तो उस व्यक्ति पे क्या लगती है, मतलब उसके लिए कानून है, नियम है, लेकिन इसके लिए कानून मतलब कॉम्पनसेशन के लिए कानून नहीं है। तो ये भी क्या होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट मतलब अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीबी क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट करेंगे इसको हम। और इसका पूरा नाम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और ये क्या है, इंडिया की सबसे ऊंची कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, टैकल करना होता है ड्रग स्मगलिंग और प्रोहिबिट करना होता है सब्सटेंस अब्यूज़ को, यानी जो ड्रग से रिलेटेड होते हैं मैटर, उन सबको क्या करती है, ये टैकल करती है। इस ड्रग्स स्मगलिंग को क्या करती है, रोकती है, जो कि अननेसेसरी यूज किए जाते हैं, और लेकिन जो मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं उसे छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को ये टैकल करती है जो ड्रग से रिलेटेड होते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका लोकेशन है, हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और ये कब क्रिएट किया गया था, ये 1958 में 1985 में इसे किया गया था। और किसके अंडर, सेक्शन 43 ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जो नेशनल पॉलिसी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की होती है, उस पर जो नेशनल पॉलिसी है वो किस पे बेस होती है, आर्टिकल 47 पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 पर बेस्ड होती है नेशनल पॉलिसी। और इसके बाद जो क्या करती है, डायरेक्ट करती है राज्य को, राज्य क्या करे, प्रोहिबिट करे, यानी मना करे, रोके कंजम्पशन को, ड्रग्स के कंजम्पशन को, उस कंजम्पशन को जो क्या करते हैं, हेल्थ को इंज्योर करते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को जो क्या करते हैं, हेल्थ को इंज्योर करते हैं, यानी और कैसे ड्रग्स को छोड़ करके जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं मेडिसिनल पर्पसेस,
जो दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं उन्हें छोड़ करके। और जो ड्रग्स एब्यूज़ कंट्रोल होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।